नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय निक्षेप। जिस तरीके से धरातल के ऊपर हमें अनेक प्रकार के निक्षेप देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से महासागर में भी धरातल से गए हुए अवशेष या इस तरीके के पदार्थ जो कि महासागरीय तली में जाके जम जाते हैं, उनको महासागरीय निक्षेप कहते हैं। शर्मा तथा वातल के अनुसार उन्होंने इसकी परिभाषा दी है, अवसादों का असंगठित आवरण जो सागरीय निक्षेप कहलाता है। चट्टानों के निरंतर टूटने तथा अन्य पदार्थ जैसे वनस्पति एवं जंतुओं आदि के साथ निक्षेप होने का परिणाम है। इस परिभाषा के अनुसार सागरीय नितल पर जमा हुए केवल असंगठित पदार्थ का ही महासागरीय निक्षेप में शामिल किया जाता है। यदि यह जमाव किसी कारणवश संगठित होकर कठोर हो जाए तो वह महासागरीय निक्षेप नहीं कहलाता। इस प्रकार महासागरीय निक्षेपों में असंगठित शैल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, चीका, जीव जंतु के साथ साथ अस्थि पिंजर तथा वनस्पति के निक्षेप या अवसाद भी शामिल किए जाते हैं। महासागरीय निक्षेपों के संबंध में सबसे पहले हेरोडोटस ने कुछ जानकारियां हमें इस प्रकार दी कि नाविकों ने बताया कि भारी पदार्थ के निक्षेप तटीय भागों पर ही मिलते हैं, जबकि हल्के कण वाली चीका आदि गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। सन 1773 ईस्वी में कप्तान फिलिप्स ने 683 फैदम की गहराई तक की जानकारी दी है और इस गहराई से नीला पंख बाहर लाने में सफलता प्राप्त की है। सन 1872-76 में सर जॉन मरे ने चैलेंजर अभियान में से महासागरीय निक्षेप के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु महासागरीय निक्षेप के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अभी भी एक कठिन कार्य हमारे लिए बना हुआ है। समुद्र विज्ञान में इसका उल्लेख है, पर इसके बावजूद भी हमारा ज्ञान अभी भी सीमित अवस्था में ही है। अगर हम बात करते हैं कि इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, तो ऑब्वियसली इसके मुख्य स्रोत धरातल का ही मलबा है जो कि समुद्रों में जाके मिलता है। तो सबसे पहला है स्थलजात पदार्थ। स्थल जात पदार्थ की हम बात करते हैं तो इसमें हमें स्थलीय भागों पर जो डेन्यूडेशन का प्रोसेस होता है उसके कारण नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल तथा समुद्री लहरें ये अपर्दन का कार्य करती है, चट्टानों में टूट फूट का कार्य करती है और इससे महासागरीय नितल पर जमा करती रहती है, जिन्हें स्थलजात पदार्थ कहते हैं। इनका विशेष मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट तथा महाद्वीपीय ढाल पर ही ये पाया जाता है और कभी कभी पवन धूल के महीन कणों को उड़ाकर तट से बहुत दूर समुद्र जल पर गिरा देती है और यह कण गंभीर सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त में भी जमा कर देती है। कई बार आइसबर्ग की भी स्थलजात पदार्थों को बहाकर गहरे समुद्री भागों में जमा कर देते हैं। दूसरा है जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। महासागरीय जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पति पाई जाती है। यह जीव अपने रहने के लिए विभिन्न प्रकार के खोल बनाते हैं और जब ये जीव मर जाता है तो इसका खोल या इसके जो पिंजर हैं वो महासागरीय मैदान या महासागरीय गर्तों में हमें मिलते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट तथा महाद्वीपीय ढाल पर यह निक्षेप अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। इस प्रकार के निक्षेपों को जैव निक्षेप भी कहा जाता है। इनका आधार बहुत सूक्ष्म होता है, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। चौथा हमारा है ज्वालामुखी पदार्थ। महासागरीय नितल पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे राख, लावा आदि का निक्षेप होता है। कई बार स्थलीय भाग पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट की राख को पवन उड़ाकर एक स्थलीय भाग पर जमा कर देती है, सागरीय नितल पर जमा कर देती है। ज्वालामुखी पदार्थों के निक्षेप को लाल मृत्तिका भी कहते हैं, रेड क्ले। अब आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक लास्ट जो हमारा होता है वो होता है उल्का पदार्थ। उल्का पदार्थ क्या है? स्थल की भांति ही जलीय भाग पर उल्कापात होता रहता है, जिससे उल्काओं के टुकड़े व राख सागरीय नितल पर जमा रहते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनमें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। अब हम इन चार तो हमारे स्रोत हुए,
इन स्रोतों के आधार पर महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला निक्षेप है इसमें उत्पत्ति के आधार पर महासागरीय निक्षेप। तो उत्पत्ति के आधार पर स्थलजात निक्षेप और जलजात निक्षेप। स्थलजात निक्षेप जिनको कि हम टेरिजीनियस बोलते हैं। टेरिजीनियस शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जो टेरा का मतलब टेरा तथा जेनेरिस के निर्मिश्रण से बना है। टेरा शब्द का अर्थ होता है स्थल और जेनेरिस का मतलब होता है जात, उत्पन्न होना। इस प्रकार टेरिजीनियस से यह निक्षेप कहलाते हैं जिनका जन्म स्थल पर होता है। जिनमें सबसे पहले हम बांटते हैं बजरी को। ये मोटे कण वाले निक्षेप होते हैं जिनके कणों का व्यास 2 से लेके 2.56 मिलीमीटर तक होता है। भारी होने के कारण ये अधिक दूर तक नहीं जा पाते और मुख्यतः समुद्री तटों पर ही पाए जाते हैं। बजरी के कणों के व्यास के आधार पर इनके अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं, जैसे गुलाश्म जिसका व्यास 256 मिलीमीटर है, गुलाश्मिका जिसका व्यास 64 मिलीमीटर है, गुटिका पेवल्स जिनको हम बोलते हैं इनका 4 मिलीमीटर है, तथा कणिका ग्रेन्यूल्स इनका व्यास 2 मिलीमीटर है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैंड। गहराई के अनुसार बजरी के बाद रेत का निक्षेप मिलता है और रेत के कणों का व्यास 1 मिलीमीटर से लेकर 1/16 मिलीमीटर तक होता है। यह नदियों व पवनों द्वारा सुगमता से दूर तक बहाकर ले जाया जाता है। कणों के आकार के आधार पर रेत को 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 बांटा जाता है इसको अत्यधिक मोटी रेत और साथ ही साथ मध्यम रेत। नेक्स्ट है बारीक रेत। इसके बाद हम बात करेंगे अत्यधिक बारीक रेत और साथ ही साथ अत्यंत बारीक रेत। इस तरीके से इनके मिलीमीटर इनके कणों के आकार पर इनको बांटा गया है। तो अत्यधिक बारीक कण है वो है 1/16 मिलीमीटर और जो अत्यधिक मोटी रेत है उसका है कण करीबन 1 मिलीमीटर। अब हम बात करते हैं और भी बारीक कणों के, एकदम महीन कण जिसको हम बोलते हैं पंख। जैसे कि आपने चिकनी मिट्टी देखी है, चिकनी मिट्टी को आप महसूस कर सकते हैं पर उनमें जो कण है उनको आप मुश्किल से महसूस कर पाते हैं। तो ये चिकनी मिट्टी का जो कण है इनमें व्यास होता है 1/32 से लेके 1/8192। कल्पना कीजिए कि कितना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा हम इनको देख सकते हैं। आप कभी भी अपने आसपास देखिएगा, जो चिकनी मिट्टी होती है वो एकदम मुलायम होती है, उसमें पानी भरा रहता है, पोरस नहीं होती। इसका मतलब कण कैसे रहे होंगे, उसके बहुत अधिक बारीक रहे होंगे। तो ये बजरी और रेत की भांति पंख भी धरातल पर विघटन के कारण उत्पन्न होते हैं, अलग से कहीं से नहीं आते। जब ज़्यादा इरोजन होता है तो उस वक्त इसका भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो नदियों तथा वायु द्वारा सागरीय नितल पर जमा किए जाते हैं, इनका जमाव अत्यंत बारीक रेत के बाद शुरू होता है। रेत तथा पंख के निक्षेपों के बीच कोई निश्चित शैल नहीं पाई जाती, कोई इनकी निश्चित सीमा रेखा नहीं होती, इसलिए इनका जमाव 100 से लेकर 1000 फैथम की गहराई पर पाया जाता है। विभिन्न रंगों के कारण इनके नाम बहुत अलग अलग दिए गए हैं। नंबर 1 नीला पंख। ब्लू मड होता है जिसमें इनकी रचना उन चट्टानों से होती है जिनमें सल्फर आयरन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। दूसरा जैव पदार्थ इनमें अधिक पाए जाते हैं। नीले रंग जैविक पदार्थ और लोहे के तत्वों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। कहीं कहीं पर स्लेटी नीला रंग भी पाया जाता है। नीला पंख लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है। यह प्राय महाद्वीपीय तटों के निकट उथले समुद्री भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें लाल पंख की, जो कि लोहे के ऑक्साइड से बनता है। हरा पंख जो कि सिलिकेट तथा चूने के जीवों के अवशेषों से मिलकर बनता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है ज्वालामुखी पंख। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके उद्गारों से जो राख जमा होती है उससे ज्वालामुखी पंख का निर्माण होता है। लास्ट हम बात करेंगे कोरल मड की, प्रवाल पंख। स्वयं धरातल के अंदर यह प्रवाल तथा चूना युक्त जीवों के अवशेषों से बनता है और प्रवाल द्वीपों के निकट ही ये पाया जाता है। इस तरीके से हमने अध्ययन किया कि महासागरीय निक्षेपों में स्थल जात निक्षेप होते हैं। अब दूसरा हमारा वर्गीकरण है स्थल धरातल के ऊपर का निक्षेप थे
जो कि समुद्र में जाके जमे वो कहलाए आपके स्थलजात। अब स्वयं जल के अंदर भी कुछ निक्षेप होते हैं, उनको हम बोलते हैं जलजात निक्षेप। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम कल कवर करेंगे और आप ध्यान से इनको पढ़िएगा, और जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट किया जाता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उस असाइनमेंट को ज़रूर पूरा करके अपने टीचर को दिखाएं।